जब हम पूछते हैं कि भारत पर राज करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। क्या हो अगर हम कहें कि अंग्रेजों से भी पहले एक और कॉर्पोरेट पावर हाउस था, दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी जिसने लगभग 200 सालों तक एशिया के व्यापार पर अपनी पकड़ बनाए रखी। आज हम उसी भूली बिसरी कहानी के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। तो फिर कौन था भारत का वो पहला कॉरपोरेट साम्राज्य, वो कंपनी जिसने मुनाफे और ताकत के वो नियम बनाए जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाया? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा है और ये आपको हैरान जरूर करेगा। तो मिलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसे शॉर्ट में वीओसी भी कहते हैं। देखिए, 1602 में डच सरकार ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कई छोटी छोटी ट्रेडिंग कंपनियों को मिला के एक अकेली मेगा कॉरपोरेशन बना दी। ये एक तरह से इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट मर्जर था और इसी से जन्म हुआ दुनिया की पहली ऐसी कंपनी का जिसके शेयर कोई भी खरीद सकता था। अब सवाल ये है कि ये कंपनी कितनी कामयाब थी। जरा सोचिए, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आपको लगातार 200 सालों तक हर साल औसतन 18% का रिटर्न दे। अविश्वसनीय लगता है ना? पर वीओसी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए ठीक यही किया था। ये उस जमाने का एक ऐसा रिकॉर्ड था जो इसकी जबरदस्त ताकत और मुनाफा कमाने की काबिलियत को दिखाता है। लेकिन वीओसी को इतना रेवोल्यूशनरी क्या बनाता था? देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसे या मुनाफे की नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसके पास एक देश जितनी, एक राज्य जितनी ताकत थी और उसने उस ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। इस बात को समझिए, कंपनी के पास 65 लाख गिल्डर की भारी भरकम पूंजी थी। उसे चलाने के लिए 17 डायरेक्टर्स का एक बोर्ड था और डच सरकार ने उसे 21 साल के लिए व्यापार पर पूरी तरह से मोनोपोली यानी एकाधिकार दे दिया था। पर सबसे असाधारण बात तो ये थी कि वीओसी को युद्ध छेड़ने, दूसरे देशों के साथ समझौते करने और अपने खुद के किले बनाने का अधिकार था। मतलब ये एक ऐसी कॉरपोरेशन थी जिसकी अपनी सेना थी, अपनी नेवी थी और अपनी विदेश नीति थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये डच कंपनी भारत में इतनी पावरफुल बनी कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम से। एक ऐसी मुश्किल जिसने कंपनी को एक शानदार स्ट्रेटेजिक मूव लेने पर मजबूर किया, मसालों से कपड़ों की तरफ। प्रॉब्लम ये थी कि वॉक को इंडोनेशियाई द्वीपों से लौंग, जायफल जैसे कीमती मसाले चाहिए थे, लेकिन वहां के व्यापारी इन मसालों के बदले सिर्फ और सिर्फ सोना और चांदी लेते थे। अब इस तरह से ट्रेड करने पर कंपनी का खजाना तो तेजी से खाली हो रहा था। उन्हें एक स्मार्ट सोल्यूशन की जरूरत थी। और उनका सोल्यूशन सच में जीनियस था। उन्होंने भारत को अपने ऑपरेशंस का सेंटर बना लिया। वो यहाँ से बेहतरीन क्वालिटी का सूती कपड़ा खरीदते, उसे जहाज़ों में भरकर इंडोनेशिया ले जाते और उन कपड़ों को मसालों के बदले बेच देते। ये एक ज़बरदस्त ट्रेड लूप था। इससे उनका सोना चांदी भी सुरक्षित रहा और मुनाफा तो आसमान छूने लगा। और इस प्लान को लागू करने में उन्होंने ज़रा भी देर नहीं की। 1605 में उन्होंने पुर्तगालियों से अम्बोयना द्वीप छीन लिया, जो मसालों का एक बड़ा गढ़ था। और फिर 1619 तक उन्होंने जकार्ता के खंडरों पर बटाविया नाम का एक पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया। ये शहर पूरे एशिया में उनके विशाल साम्राज्य का हेडक्वार्टर बना। लेकिन ये सब भारत में कैसे फैला? देखें, वीओसी ने सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं बनाए, उन्होंने भारत में एक पूरे कॉरपोरेट साम्राज्य की नींव रखी थी। उनकी पहली पकड़ बनी कोरोमंडल तट पर। 1605 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। बहुत जल्द उन्होंने पुलिकट को अपना हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ तक कि गोल्ड पेगोडा नाम के अपने सोने के सिक्के भी ढालने शुरू कर दिए। ये उनकी आर्थिक ताकत का सीधा सीधा सबूत था। इसके बाद उनका रुख हुआ बंगाल की तरफ, जो उस जमाने का सबसे अमीर सूबा माना जाता था। यहाँ उन्होंने चिनसुरा में फोर्ट गुस्टावस जैसे मजबूत किले बनाए। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों की तरह ही डचों को भी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने की इजाज़त मिली हुई थी। ये उनके बढ़ते असर को साफ दिखाता है। मालाबार तट पर तो उनकी स्ट्रैटेजी और भी ज़्यादा आक्रामक थी। 1663 आते आते उन्होंने काली मिर्च के बेहद मुनाफे वाले व्यापार पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। पूरा एकाधिकार, मतलब कोई और व्यापारी इसे बेच ही नहीं सकता था और वीओसी इसकी कीमत अपनी मर्जी से तय कर सकती थी। डचों ने भारत से एक बहुत डाइवर्स एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो तैयार किया।
इसमें नील था, कच्चा रेशम था, शोरा था, अफीम थी और हाँ, सबसे बढ़कर कपड़ा। सच तो ये है कि भारतीय कपड़ों को एक ग्लोबल कमोडिटी बनाने का श्रेय काफी हद तक डचों को ही जाता है। और क्वालिटी पर उनका कंट्रोल कितना जबरदस्त था, इसका एक बढ़िया उदाहरण है कासिम बाजार की रेशम की फैक्ट्री। यहाँ उन्होंने लगभग 3000 कारीगरों को सीधे अपनी कंपनी के पेरोल पर रखा। ये एक तरह से आज के वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसा था, एक शुरुआती इंडस्ट्रियल मॉडल जिससे वो क्वालिटी और सप्लाई दोनों को कंट्रोल कर सके। मुनाफे को और बढ़ाने के लिए वीओसी ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर कार्टेल बनाए। मतलब वो सब मिलकर चीजों की कीमतें तय करते थे ताकि बाजार में कोई कंपटीशन ही न बचे। 1722 का एक दस्तावेज तो ये भी दिखाता है कि कैसे डच गवर्नर ने 6 स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार को कंट्रोल करने का समझौता किया था। अब जाहिर सी बात है, इतनी पावरफुल कंपनी के दुश्मन भी होंगे और उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से शुरू हुई दो कॉरपोरेट दिग्गजों के बीच की जबरदस्त टक्कर। वैसे शुरुआत में 1619 में दोनों कंपनियों के बीच एक दोस्ताना समझौता हुआ था, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1623 में हुआ अम्बोयना नरसंहार। यहाँ डचों ने 10 अंग्रेजों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये घटना उनके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस नरसंहार का नतीजा बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इस घटना के बाद डचों का ध्यान भारत से हटकर इंडोनेशिया पर ज्यादा फोकस हो गया और अंग्रेजों को उपमहाद्वीप पर अपनी शक्ति मजबूत करने का मौका मिल गया। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली नींव पड़नी शुरू हुई। भारत में डच साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठुकी एक जंग के मैदान पर। साल था 1759। बंगाल की बेदारा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को एक निर्णायक हार दी और इसी हार के साथ भारत में उनके कॉरपोरेट साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश राज के लिए दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। तो सवाल ये है कि इस 200 साल लंबे कॉरपोरेट सफर ने भारत में अपने पीछे क्या छोड़ा। चलिए इसकी विरासत का एक छोटा सा पोस्टमार्टम करते हैं। डचों की विरासत को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, एक टेक्सटाइल रेवोल्यूशन। उन्होंने भारतीय कपड़ों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाया। दूसरा, शुरुआती इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स। कासिम बाजार जैसी जगहों पर बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत की। और तीसरा, रिकॉर्ड तोड़ने वाला मुनाफा, जिसने ये साबित कर दिया कि एक कॉरपोरेशन कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। डच भारत में व्यापारिक हितों से प्रेरित होकर आए थे और उनका व्यापारिक अध्याय एक बेहतर सैन्य शक्ति यानी अंग्रेजों ने बंद कर दिया। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भले ही कितनी भी शानदार क्यों ना हो, वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की मिलिट्री ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। तो जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो युद्ध लड़ सकती है, अपनी करेंसी छाप सकती है और देशों की किस्मत का फैसला कर सकती है। वीओसी की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? आज की दुनिया में कॉरपोरेट पावर की सीमाएं क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।